हेलो क्लास नाइन्थ। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि एटम। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा घर है वो ईंटों से मिलकर बना हुआ होता है, यानी छोटे छोटे ईंट मिलकर हमारे जो एक विशाल मकान है, भवन है, उसका निर्माण करते हैं। उसी तरह जो पदार्थ है, पदार्थ भी कुछ मौलिक इकाइयों का बना हुआ होता है और उन मौलिक इकाइयों को हम नाम देते हैं परमाणु। अर्थात जिस प्रकार हमारे जो घर हैं उनका निर्माण ईंटों से होता है, उसी प्रकार संपूर्ण पदार्थों का निर्माण भी छोटे छोटे इकाइयों से होता है। उन इकाइयों को हम नाम देते हैं एटम और उनको हिंदी में नाम दिया जाता है परमाणु। ठीक, अर्थात हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों का जो इमारती खंड है या जो मूल जो भौतिक पदार्थ है, जो मूल तत्व है, वो है एटम या परमाणु। ठीक, रसायन की भाषा में जब हम किसी परमाणु को परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं कि परमाणु किसी पदार्थ का या किसी तत्व का, परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण है। परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये परमाणु की रसायन के अनुसार परिभाषा है कि परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अधिकांश जो परमाणु हैं या अधिकांश जो तत्व हैं उनके परमाणु बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। यानी हम अगर सीधे सीधे कहें तो हम कहते हैं जो परमाणु हैं, अधिकांश परमाणु जो हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। और आपको पता है जो क्रियाशील होता है वो कभी भी फ्री नहीं रह सकता है, मुक्त नहीं रह सकता है। जैसे कोई व्यक्ति निष्क्रिय है तो वो सोया रहेगा, घर में फ्री रहता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सक्रिय है, एक्टिव है, तो वो कभी भी खाली नहीं बैठेगा। वैसे ही जो परमाणु हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए कभी भी अकेले नहीं पाए जाते हैं बल्कि अन्य परमाणुओं के साथ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो परमाणु हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जिस कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था यानी अकेले परमाणु के रूप में, मुक्त अवस्था या अकेले परमाणु के रूप में नहीं पाए जाते हैं। वह उसी तत्व अथवा अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ संयोग कर लेते हैं। जैसे कार्बन एक परमाणु है ना, एक तत्व है, यानी कार्बन एक तत्व है। इस कार्बन तत्वों में जो परमाणु होंगे वो कार्बन के परमाणु होंगे, ये कभी अकेले नहीं रहेगा। ये एक अन्य तत्वों से संयोग करता है। जैसे इसने ऑक्सीजन से क्रिया करी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दी ना, अकेले नहीं रहेगा क्योंकि सक्रिय तत्व है। ऐसी सोडियम है, सोडियम एक धातु है, ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है तो कभी अकेले नहीं रहेगी। ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर रह सकती है, जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर रहेगी तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो परमाणु है वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जिस कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं बल्कि वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो आकार, अगर हम बात करें परमाणु के आकार की, तो परमाणु आकार में अत्यधिक छोटे होते हैं। जो परमाणु हैं वो आकार में, परमाणु आकार में अत्यधिक छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अत्यधिक छोटे होते हैं। परमाणु आकार में अत्यधिक छोटे होते हैं, ठीक है ना। परमाणु का जो छोटा आकार है, हम कहते हैं आकार में बहुत छोटे होते हैं। इसका एक उदाहरण अगर दें तो हम कहते हैं कि अगर एक रेखा, एक छोटी सी रेखा खींचे हम, लगभग 1 सेंटीमीटर की अगर एक रेखा खींचे मतलब अगर हम कॉपर धातु का एक वायर ले लें, ठीक है ना, तो 1 सेंटीमीटर अगर कॉपर के परमाणुओं को हम व्यवस्थित करें, वायर भी नहीं, यदि हम कॉपर के परमाणुओं को व्यवस्थित करें और व्यवस्था 1 सेंटीमीटर की बनाएं केवल, है ना, यानी हम कॉपर के विभिन्न परमाणुओं को अगर एक रेखा के रूप में व्यवस्थित करते हैं, केवल 1 सेंटीमीटर की रेखा के रूप में, तो उसमें लगभग आपके 3,50,000 कॉपर के परमाणु आ जाते हैं। इकाई 2.5 सैकड़ा
3 लाख भी नहीं, ये हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 35 करोड़ लगभग। तो 35 करोड़ आपके क्या होते हैं, कॉपर के परमाणु व्यवस्थित हो जाते हैं, और केवल 1 सेंटीमीटर की दूरी में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि परमाणु कितने छोटे होंगे। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि यदि कॉपर के परमाणुओं को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाए और केवल 1 सेंटीमीटर की दूरी तक व्यवस्थित किया जाए तो उसमें लगभग 35 करोड़ आपके क्या हो जाएंगे, कॉपर के परमाणु व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है ना। और जो परमाणु का आकार है, हमने कहा परमाणु आकार में अत्यधिक छोटे होते हैं। परमाणु के जो आकार होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि परमाणु आकार को उसकी त्रिज्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसकी जो रेडियस है उसकी त्रिज्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब सीनियर क्लास में आओगे तो पढ़ोगे कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कि परमाणु के आकार को उसकी त्रिज्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना। इसको नैनोमीटर में नापा जाता है, नैनोमीटर में। और नैनोमीटर में आप देखोगे, अगर आप बात करें तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर। ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि परमाणु अत्यधिक छोटे होते हैं और उनकी जो आकार है उसको परमाणु की त्रिज्या के रूप में मापा जाता है, जिसे नैनोमीटर में हम नापते हैं। और नैनोमीटर मापन की बहुत छोटी इकाई होती है। और जितने परमाणु हैं उनमें भी हाइड्रोजन परमाणु सबसे छोटा होता है। अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन की जो परमाणु त्रिज्या है वो 0. अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो वो होती है 0.037 नैनोमीटर। तो बहुत छोटी त्रिज्या होती है। परमाणु बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम एक बहुत अधिक आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। उनके लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो सामान्य सूक्ष्मदर्शी या जो उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी हैं उनसे परमाणु को नहीं देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो तत्व हैं उन तत्वों के प्रतीक क्या होते हैं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है। तो तत्वों के प्रतीक, आप ये ध्यान देना कि जो प्रतीक होता है, प्रतीक का मतलब है जो किसी वस्तु को प्रदर्शित करता है और उसके स्थान पर लिखा जाता है। तो जब हम विभिन्न तत्वों को लिखते हैं तो उनके नाम के अनुसार नहीं लिखते हैं, बल्कि उनके प्रतीक के अनुसार। जैसे हाइड्रोजन जो तत्व है, हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो H है ना। कॉपर धातु का जो प्रतीक है वो Cu है। अभी हम धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ेंगे कि प्रतीक कैसे लिखा जाता है। तो प्रतीकों को लिखने की जो पद्धतियां हैं वो प्राचीन समय से चली आ रही है और अलग अलग तरीके से दी गई, जिसमें सबसे पहले डाल्टन ने प्रतीक दिए थे। ठीक है ना। डाल्टन के प्रतीक, जो तत्व थे उनके डाल्टन के प्रतीक हम लिखते हैं। तो डाल्टन ने कुछ तत्वों के प्रतीक दिए थे। जैसे जो हाइड्रोजन तत्व था, हाइड्रोजन का जो प्रतीक डाल्टन ने दिया, वो डाल्टन का प्रतीक क्या था कि उन्होंने एक सर्किल बनाया गोल और उसके बीच में एक डॉट दे दिया गया, या हाइड्रोजन का प्रतीक हो गया। ठीक है ना। दूसरा प्रतीक उन्होंने कार्बन के लिए दिया। कार्बन के लिए उन्होंने क्या प्रतीक दिया, एक पूरा गोला बनाया और इसको काले रंग से भर दिया गया। मेरे पास काला रंग नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं, पूरा काले रंग से अंदर इसको भर दिया गया। तो ये कार्बन का प्रतीक हो गया। तीसरा उन्होंने ऑक्सीजन का प्रतीक दिया। तीसरा उनका ऑक्सीजन का प्रतीक था। ऑक्सीजन के प्रतीक में उन्होंने एक खाली गोला बनाया, खाली गोला, उसके अंदर कुछ भी नहीं भरा। ठीक है ना। चौथा उन्होंने फास्फोरस का प्रतीक दिया। अब ये प्रतीक नहीं चलते हैं, लेकिन उस समय डाल्टन द्वारा ये प्रतीक दिए गए थे। चौथा जो प्रतीक था वो फास्फोरस का था। फास्फोरस का प्रतीक उन्होंने एक गोला बनाया और उसके अंदर कुछ इस प्रकार रेखाएं खींच दी। ये फास्फोरस का प्रतीक उन्होंने बताया, है ना। नेक्स्ट उनका जो प्रतीक था वो सल्फर के लिए दिया गया। सल्फर का प्रतीक उन्होंने किस प्रकार दिया, एक गोला बनाया और उसके अंदर प्लस का साइन बना दिया पूरा। तो ये किसका प्रतीक हो गया, सल्फर का प्रतीक। नेक्स्ट उन्होंने प्लेटिनम धातु का प्रतीक बनाया। प्लेटिनम जो कि एक अक्रिय धातु है, क्रिया नहीं करती, तो इसके लिए उन्होंने एक सर्किल बनाया गोल। और ये ध्यान देना, डाल्टन के जितने भी प्रतीक थे उनमें सर्किल कॉमन था, एक गोला कॉमन था, और इसके अंदर उन्होंने P लिख दिया। तो ये फास्फोरस का प्रतीक दिया गया। ऐसे ही आयरन का प्रतीक, आयरन यानी लोहा, आयरन का प्रतीक उन्होंने क्या दिया, एक सर्किल बनाया, उसके अंदर I लिख दिया, कैपिटल I। तो ये आयरन का प्रतीक हो गया। ऐसे ही
कॉपर का प्रतीक जब उन्होंने दिया तो उन्होंने एक सर्किल लिया पूरा और उसके अंदर Cu लिख दिया, कॉपर Cu, सॉरी खाली Cu नहीं, केवल Cu तो वर्तमान प्रतीक है, उन्होंने एक गोला बनाया उसके अंदर C लिख दिया। ऐसे ही सिल्वर का प्रतीक जब उनके द्वारा दिया गया तो सिल्वर के प्रतीक में उन्होंने एक गोला बनाया, क्योंकि सिल्वर S से शुरू होता है तो इसके अंदर S लिख दिया गया, है ना। गोल्ड का प्रतीक जब दिया गया सोने का, तो गोल्ड का प्रतीक उन्होंने एक सर्किल लिया, उसके अंदर G लिख दिया और अंदर की ओर कुछ उभार दिखा दिए ऐसे लाइन, तो ये आपका प्रतीक किसका हो गया, गोल्ड का प्रतीक। ऐसे ही लेड धातु का जब प्रतीक दिया गया तो एक गोला बनाया गया, उसके अंदर L लिख दिया गया। ऐसे ही मरकरी का जब प्रतीक दिया गया तो एक गोला बनाया गया, उसके अंदर इसकी जो एक गोला बिंदु लगा दिया गया चारों ओर, तो ये मरकरी का प्रतीक था। तो ये कुछ प्रतीक थे जो डाल्टन द्वारा दिए गए, लेकिन डाल्टन के ये जो प्रतीक थे ये वर्तमान में नहीं चलते हैं। कल की वीडियो में हम विभिन्न तत्वों के आधुनिक प्रतीकों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।